इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनेफिसेंट। आज के लेक्चर में हम लोग माइकल पॉटर की 5 फोर्सेस पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग उन कंसिडरेशन को जानेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं बिजनेस एंटरप्राइज के लिए एक मार्केट के अंदर सरवाइव करने के लिए। एक मार्केट के अंदर एक जगह पर, किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी रीजन में, किसी भी जगह पर एक बिजनेस एंटरप्राइज को सरवाइव करने के लिए जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, हम आज उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि माइकल पॉटर ने बहुत ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे तरीके से बताई हैं। ये जो 5 फोर्सेस हैं विच आर रिटन ओवर हियर, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। सबसे पहले हम लोग उन फोर्सेस में से डिस्कस करते हैं राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स। जो मौजूदा बिजनेस एंटरप्राइज के जो मौजूदा कंपेटिटर्स हैं, उनके हवाले से हम लोग पढ़ेंगे कि उनके साथ किस हद तक हम लोग उनकी राइवलरी में हैं, किस हद तक उनके साथ हम कंपटीशन के अंदर हैं, और हम लोगों ने उनके साथ जो एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स हैं उनके साथ हमने किन कंसिडरेशंस को मद्देनज़र रखना है। तो इस चीज़ को, जो राइवलरी होती है, जो उनके साथ मुकाबलाबाजी है, उनको कौन सी चीज़ें डिटरमिन करती हैं, वो ये हैं। तो राइवलरी की जब हम बात करेंगे, द वन इज नंबर ऑफ कंपेटिटर्स। तो नंबर ऑफ कंपेटिटर्स पे डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ कंपेटिटर्स ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली आपकी राइवलरी जो है, जो आपकी मुकाबलाबाजी है, वो ज़्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ कंपेटिटर्स कम है तो राइवलरी कम होगी। वेरी सिंपल। अगर डाइवर्सिटी ऑफ कंपेटिटर्स ज़्यादा है, कि कंपेटिटर्स डिफरेंट तरह के हैं, आपने एक, यानी मोबाइल मार्केट है, मोबाइल के अंदर या उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसकी मार्केट है, तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल। तो ये इनमें डाइवर्सिटी भी है, वो बिल्कुल एक जैसे मिलते जुलते नहीं हैं। एंड्रॉयड और है, एप्पल और है, इस तरह डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा हो वहाँ पर राइवलरी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि पॉसिबली कंपटीशन की वजह से लोग उनकी प्रोडक्ट को, उनकी जो ऑफरिंग है, उसको ज़्यादा लाइक करें एज़ कम्पेयर टू योर्स। तो डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा है कंपेटिटर्स की, तो आपका जो कंपटीशन लेवल है, जो राइवलरी है, वो भी ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। देन इंडस्ट्री कंसंट्रेशन कितनी है, अगेन कितने लोग हैं उस इंडस्ट्री के अंदर, जो कि मार्केट प्लेयर्स हैं, कितने हैं वो। अगर वो बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है उस इंडस्ट्री के अंदर, तो जाहिर है राइवलरी ज़्यादा होगी। अगर कंसंट्रेशन कम है तो राइवलरी कम होगी, यानी मुकाबलाबाजी कम होगी। फिर आगे हमारे पास इंडस्ट्री ग्रोथ। इंडस्ट्री ग्रोथ जो है वो मैटर करती है। अगर इंडस्ट्री ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो, इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही हो, तो डेफिनेटली बहुत सारे कंपेटिटर्स होते हैं, या कंपेटिटर्स बहुत तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, आगे बढ़ने के लिए इनिशिएटिव्स लेते हैं, वो इनोवेटिव होते हैं, वो नई नई चीज़ें ज़्यादा अपडेट करते हैं अपने आप को। वहाँ पे भी राइवलरी का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। देन आगे हमारे पास क्वालिटी डिफरेंस। क्वालिटी भी मैटर करती है। अगर एक ऐसी प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं जिसकी क्वालिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन लेवल ज़्यादा होगा, क्योंकि कंपेटिटर्स विल बी ट्राइंग टू ऑफर अ मोर क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट। वो ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट को ऑफर करके आपको ज़्यादा टफ टाइम दे सकते हैं। देन अगेन राइवलरी विल बी मोर। तो नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांड लॉयल्टी मैटर करती है। अगर ब्रांड लॉयल्टी ज़्यादा है तो मुश्किल हो जाएगा। अगर कंपेटिटर की ब्रांड लॉयल्टी, यानी कुछ ऐसे कस्टमर हैं उसके जो कि ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको अपने पास लेके आना, दिस विल बी अ बिट डिफिकल्ट वन। तो ये भी आपके कंपटीशन को, ब्रांड लॉयल्टी इतनी ज़्यादा ना हो तो लोगों को तोड़ना दूसरी प्रोडक्ट से ये आसान होता है। तो ये भी मैटर करता है। अगर ब्रांड लॉयल्टी ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन ज़्यादा है, लोगों को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। देन आ गया बैरियर्स टू एग्जिट। अगर निकलना कंपनी का उस इंडस्ट्री के अंदर, किसी बिजनेस का, ज़्यादा मुश्किल है, बैरियर ज़्यादा है निकलने के लिए, तो फिर जाहिर है आपका कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि लोग ज़्यादातर उस इंडस्ट्री के प्लेयर्स रहेंगे, उनके लिए जाना मुश्किल होगा। इसी तरह से स्विचिंग कॉस्ट मैटर करती है, कि अगर एक यू से इफ़ वी टॉक अबाउट द कस्टमर, कि कस्टमर आपके कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट को छोड़ के कैसे आप तक आ जाए, उसको कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। एक गाड़ी को छोड़कर, सपोज आप गाड़ी की बात करते हैं, तो एक गाड़ी को छोड़कर आपकी कंपनी की गाड़ी खरीदने के लिए उसको कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, ये भी मैटर करता है। तो अगर तो कस्टमर की, ये एग्जांपल है, ये कोई एग्जांपल है, अगर तो कस्टमर की प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा है, तो फिर जाहिर है कंपटीशन लेवल जो है वो आपका ज़्यादा होगा। अगर स्विचिंग कॉस्ट कम है, एक तरह से ये ज़्यादा है, एक तरह से कम है। मिसाल के तौर पर अगर स्विचिंग कॉस्ट कम है तो लोग आपको छोड़ के
आसानी से लोगों के दूसरे कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो स्विचिंग कॉस्ट जो है वो दोनों तरह से आपको हिट करती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे हम लोग, ये वो डिटर्मिनेंट्स हैं जो तय करते हैं कि किस हद तक राइवलरी है अमंग द एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स विद द या अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटरप्राइज, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है। फिर से हम बात करते हैं कि दूसरे नंबर पे हम लोग ये देख रहे होंगे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। अब जब बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स की बात करते हैं, ये हमारा एंड प्रोडक्ट है, राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स। तो हम लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं। अब उस राइवलरी को और भी कई ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो उसके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, वो 4 हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं। हमने एंड वाला पार्ट जो है उसको पहले देखा है। अब इसके ऊपर कौन कौन से और चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं उनको हम देखेंगे जी। नंबर 1 पे हमें ये देखना पड़ेगा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स कितनी है। बायर्स यानी बायर्स कौन हैं, जिनसे हम लोगों ने जो हमारी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, दोज पीपल आर यू में से दोज पीपल आर योर बायर्स। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स डिपेंड कर, नंबर ऑफ कस्टमर्स अगर आपके ज़्यादा होंगे तो फिर आपकी जो कस्टमर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर कम होगी। अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स कम होंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पे अगर आप ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं, आप सबमरीन्स बनाकर डिफरेंट जो है वो गवर्नमेंट्स को देते हैं, गवर्नमेंट्स आपसे ख़रीदती हैं, स्टेट्स आपसे ख़रीदती हैं सबमरीन्स, वो जो पानी के नीचे चलती हैं। तो आपने एक बड़ी कस्टमाइज किस्म की प्रोडक्ट है, तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, कम कस्टमर्स हैं, तो उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो ज़्यादा होगी। और इन अदर केस अगर आप लोग ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं या कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ये एक स्पेसिफिक केस हो गया, इसको हम किसी दूसरी तरह से भी ले सकते हैं इसके अगेंस्ट। लेकिन नंबर ऑफ कस्टमर्स अगर ज़्यादा होंगे तो हमारे पास भी बड़ी चॉइस है, ये नहीं खरीदेंगे तो वो खरीद लेंगे, वो नहीं खरीदेंगे तो वो खरीद लेंगे। तो ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत हैं, भाई कोई नहीं भी खरीदता, कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट खरीदता है तो ठीक है, हम दूसरे को बेच लेंगे। तो इस तरह से जो कंपटीशन लेवल होता है वो फिर यानी कम होता है अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स ज़्यादा हो। तो ये चीज़ है, तो राइवलरी कम होती है। साइज ऑफ ईच कस्टमर ऑर्डर, अगर एक कस्टमर जो है वो ज़्यादा ऑर्डर करता है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर करता है, हर कस्टमर बहुत ज़्यादा ऑर्डर करता है, तो इन दैट केस कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि हम अपना एक मेजर जो है वो क्वांटिटी बनाकर उनको सेल कर रहे हैं, तो उससे हमें खातिर ख्वाह फ़ायदा होने वाला है। तो इस वजह से उस कस्टमर की या उन कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर जो है वो बायर्स की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। अलबत्ता अगर छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं, जैसे ग्रॉसरीज की प्रोडक्ट्स होती हैं, तो ऐसे कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर्स भी ज़्यादा होते हैं और उनका जो ऑर्डर होता है, जो वो ऑर्डर प्लेस करते हैं वो भी कम होता है। इस तरह उनकी बार्गेनिंग पावर बायर्स की कम हो जाती है। तो इंटेंसिटी जो कंपटीशन की होती है वो भी एक तरह से कम हो जाती है इन अ वे। डिफरेंसेस बिटवीन कंपेटिटर्स, ये भी मैटर करता है कि हम जो कंपेटिटर्स हैं, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर हम टूथपेस्ट सपोज बना रहे हैं, मैं बना रहा हूँ, एक और बना रहा है बिजनेस, एक और बना रहा है, एक और बना रहा है, अगर तो हम लोग बड़ी डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, एक मेडिकेटेड है और एक और तरह की है, एक वो है जो जड़ी बूटियों से बनी हुई है, एक वो है जो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर चॉइस है, तो फिर डेफिनेटली क्या होगा, कस्टमर्स के पास कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ही इज़ हैविंग सेवरल चॉइसेस। वो आपको नहीं, वो कहेगा मैं उससे ख़रीद लेता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। फिर हमारे पास आ गया जी प्राइस सेंसिटिविटी। तो प्राइस सेंसिटिविटी भी मैटर करती है कि कितना आपका जो बायर है वो प्राइस सेंसिटिव है। अगर वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है तो भी उसकी बार्गेनिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे वो कहेगा मैं नहीं ख़रीदता, तो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि ही इज़ मच सेंसिटिव टू द प्राइस। अगर आप प्राइस कम करेंगे तो वो ज़्यादा आए। तो ये चीज़ भी है जो कि आपके कंपटीशन पे असरअंदाज हो सकती है। बायर्स एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट, बायर्स की किस हद तक जो है वो टू बाय सब्स्टिट्यूट के वो सब्स्टिट्यूट को ख़रीद सके, उसकी किस हद तक उसमें सलाहियत है। अगर वो वाकई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स पे जा सकता है तो फिर उसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है, क्योंकि वो हमें थ्रेट कर सकता है कि मैं आपकी प्रोडक्ट नहीं ख़रीदता, मैं सब्स्टिट्यूट की प्रोडक्ट ख़रीदूँगा। इन दैट केस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन दैट केस उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। तो ये चीज़ है अगेन बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। तो फिर आ गया हमारे पास बायर्स इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी। अगर ही इज़ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है हमारा बायर, तो फिर भी हमारे लिए ये ख़तरे की बात है, उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि वो बार बार हमें कहेगा कि फ़लाँ तो इतने में ये चीज़ दे रहा है, या फ़लाँ तो ये क्वालिटी ऑफ़र कर रहा है, आप अच्छी क्वालिटी ऑफ़र नहीं करें। अगेन इसी तरह से बायर्स इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी के बाद हमारे पास है स्विचिंग कॉस्ट।
अगर तो बायर्स की स्विचिंग कॉस्ट फ्रॉम वन ब्रांड टू अनदर ब्रांड ज़्यादा है तो फिर वो, अगर वो आपके कस्टमर है तो वो आपको नखरे नहीं दिखाएंगे क्योंकि स्विच करना थोड़ा मुश्किल है, तो वो उनकी बार्गेनिंग पावर कम होगी। और अगर जो है वो स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है तो वो आपसे कहेंगे, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी कि वो विल लीव यू। तो हर जगह पे यानी कस्टमर्स का कोई पता नहीं चलेगा, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, तो उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बार्गेनिंग पावर या स्विचिंग कॉस्ट जो है वो यहाँ पर भी और मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे भी आ रहा है उसका एक ही मतलब है, दैट इज़ रिलेटेड टू द कस्टमर्स। तो ये हमारे पास है, ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं किस चीज़ के, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स के। तो जो बायर्स हैं हमारे, अगर बायर्स की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए, यानी जो कस्टमर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए, तो राइवलरी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये इस चीज़ को डिटरमिन करती है, ये सारे फैक्टर्स इसको डिटरमिन करते हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स को यानी कस्टमर्स को। और ये जो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स है ये डिटरमिन करती है, तय करती है राइवलरी अमंग द कंपेटिटर्स को, कि यानी उस सिचुएशन के अंदर सर्वाइवल हमारा कितना टफ हो जाएगा, कंपटीशन का लेवल क्या होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो यहाँ पर हमारे पास है, थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। अगर एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफ़र की जाती है, इन दैट केस हम लोग कैसे उसको मैनेज करेंगे, यानी अगर नहीं आती है तो उसके पीछे कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। एक तो ये कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल, ऑलरेडी कितने सब्स्टिट्यूट्स हैं इस चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो फिर हमें ऐसा कोई डर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो फिर वो आ भी जाएं तो इतना ज़्यादा थ्रेट नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूट्स कम अवेलेबल हैं, इन दैट केस जो है हमें नया सब्स्टिट्यूट आने की फ़िक्र होगी, तो दैट विल बी अ थ्रेट फॉर अस। फिर हम बात करते हैं बायर प्रोपेंसिटी टू सब्स्टिट्यूट, कि बायर किस हद तक प्रोन है कि वो नए सब्स्टिट्यूट पे स्विच कर जाएगा, वो किस हद तक ही सीकिंग फॉर द सब्स्टिट्यूट्स, या वो इस तरह की प्रोडक्ट है ये कि वो जल्द जो है वो स्विच भी कर सकता है, जा भी सकता है, तो वो क्या कर वो इससे हमें पता चलेगा कि उसकी कितनी प्रोपेंसिटी है टू सब्स्टिट्यूट, के वो हमें छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा। उससे भी हमारा ये जो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है वो बढ़ जाएगा। अगर वो प्रोपेंसिटी उसकी सब्स्टिट्यूट की तरफ जाने की कम है, ही इज़ नॉट प्रोन टू मेक चेंजेस, तो फिर उसका हमें इतना ज़्यादा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का डर नहीं रहेगा, क्योंकि वो हमें ही सिर्फ जो है वो हमारी प्रोडक्ट को ही बाय करेगा। रिलेटिव प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये भी एक मैटर करती है चीज़, कि जो प्राइस है, रिलेटिव प्राइस, जो हम प्राइस ऑफ़र कर रहे हैं और हम प्राइस डिमांड कर रहे हैं और जो कंपेटिटर्स डिमांड कर रहे हैं प्राइस, इस चीज़ को वो मद्देनज़र रखेगा कि क्या सब्स्टिट्यूट्स कम प्राइस में ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हैं, या आप सब्स्टिट्यूट के निस्बत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हैं अगेंस्ट द प्राइस। तो ये भी चीज़ डिटरमिन करती है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स को, कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हमें जो है वो हमारे लिए थ्रेट बन सकता है या नहीं। या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि क्या कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है जो कम प्राइस में या ज़्यादा कंपेटिटिव प्राइस के अंदर ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट को ऑफ़र करता है, फिर तो हमें सब्स्टिट्यूट्स की फ़िक्र होगी। अदरवाइज़ हमें सब्स्टिट्यूट्स की फ़िक्र नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है अगर कोई भी हमसे ज़्यादा कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर अच्छी प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ऑफ़र नहीं करता, तो जाहिर है हम लोगों को सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की कोई थ्रेट नहीं होगा। देन आ गया हमारे पास परसीव्ड लेवल ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, किस हद तक डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट्स में शामिल है, हमारे कंपेटिटर्स किस हद तक डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। इज़ इट मच डिफरेंट दैन दी अदर्स, हमसे ज़्यादा डिफरेंट है। अगर तो बहुत डिफ्रेंशिएशन है तो फिर जाहिर है हमें डर होगा सब्स्टिट्यूट्स का, दैट द पीपल माइट बी शिफ्टिंग टूवर्ड्स दो बेटर प्रोडक्ट, व्हाट दे सी इज़ बेटर, जो उनका ख्याल है कि बेहतर है। तो फिर आगे हमारे पास स्विचिंग कॉस्ट वंस अगेन मैटर करती है, कि अगर स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो फिर हम लोगों को सब्स्टिट्यूट के आने का उतना ज़्यादा शायद डर ना हो, क्योंकि स्विच करना मुश्किल है नए सब्स्टिट्यूट्स पे जाने के लिए कस्टमर्स का। तो ये चीज़ है जो कि डिटरमिन करती है कि हमें सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स का किस हद तक डर होगा। और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स का अगर हमें थ्रेट ज़्यादा होगा तो हमारी राइवलरी वंस अगेन बढ़ जाएगी अमंग द कंपेटिटर्स। तो ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है टुवर्ड्स द राइवलरी, टुवर्ड्स मुकाबलाबाजी की तरफ एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि जिससे मुकाबलाबाजी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स।
अब जब सप्लायर्स की बारगेनिंग पावर की बात हो रही है, सप्लायर कौन है? ये हमारी सप्लाई चेन के अंदर हमसे जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि एक फोर्स है, एक प्लेयर है, जिसमें क्या होता है सप्लायर्स जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिनसे हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और फिर उसके ऊपर जो है वो प्रोसेस करने के बाद आगे सेल करते हैं, या फिर हम लोग उनसे एक रेडी प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसके ऊपर थोड़ी सी चेंजेस के साथ या अपना प्राइस और टैग लगाकर, अपना नेम लगाकर हम लोग जो है वो आगे सेल करते हैं, जिनसे हम खरीदते हैं, सपोज रॉ मटेरियल खरीदते हैं। इन दैट केस तो नंबर एंड साइज ऑफ सप्लायर्स पर डिपेंड करता है। क्या नंबर ऑफ सप्लायर्स कितने? अगर तो नंबर ऑफ सप्लायर्स ज़्यादा हैं तो हम एक से नहीं दूसरे से ख़रीद लेंगे, तो उनकी बारगेनिंग पावर जो है वो सप्लायर्स की कम होगी। अगर नंबर ऑफ सप्लायर्स कम है एक ख़ास चीज़ के रॉ मटेरियल को सेल करने के लिए, तो हमें उनकी बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उनसे नहीं लेंगे तो फिर हम किससे लेंगे? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। फिर आगे हमारे पास साइज़ पे भी डिपेंड करता है। बहुत बड़ा है जो हमारे पास सप्लायर है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े लेवल पे काम करता है, उसकी बात को मानना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पे मैटर करती है। देन आ गया यूनिकनेस ऑफ ईच सप्लायर प्रोडक्ट। अगेन किस हद तक वो यूनिक प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहे हैं। अगर एक सप्लायर और दूसरा सप्लायर जो है वो दोनों बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, तो जाहिर है उनकी बारगेनिंग पावर जो है वो डिफरेंट होगी, बारगेनिंग पावर जो है वो उनकी ज़्यादा होगी। वो कह सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, हम ज़्यादा क्वालिटी की प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, अगर आपने ख़रीदनी है तो आपको यू विल हैव टू बाय एट दिस प्राइस ऑन आवर टर्म्स, हमारी टर्म्स पे आपको चीज़ें ख़रीदनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल ख़रीदना पड़ेगा। तो ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टुवर्ड्स द बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। देन फोकल कंपनीज एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट, यानी जो हमारी कंपनी है या जो सब्जेक्टेड कंपनी है उसकी किस हद तक एबिलिटी है कि वो सप्लायर को सब्स्टिट्यूट कर सके, या इन अदर वर्ड आप यहाँ पे ये कह लें कि जिससे जो सप्लायर जिससे हम लोग खरीद रहे हैं वो किस हद तक एबिलिटी रखती है कि वो हमें छोड़ के किसी और को सप्लाई करना शुरू कर दे। अगर उसके पास एबिलिटी ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसकी बारगेनिंग पावर भी ज़्यादा होगी, बिकॉज ही वुड बी लिविंग अस, इट वुड बी लिविंग अस, दैट कंपनी वुड बी लिविंग अस एंड सेलिंग इट्स रॉ मटेरियल टू सम अदर कंपनी। तो इन दैट केस द बारगेनिंग पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लायर विल इंक्रीज। सो दीज आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टुवर्ड बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। और अगर सप्लायर्स की बारगेनिंग पावर ज़्यादा होगी तो वंस अगेन जो राइवलरी है वो बढ़ सकती है। अगर सप्लायर्स की बारगेनिंग पावर कम होगी तो राइवलरी पॉसिबली शायद कम हो। तो दिस कैन समटाइम्स गो इन अ डिफरेंट वे, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट जो है उसमें अगर तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट हमें ज़्यादा है तो राइवलरी ज़्यादा हो जाएगी, कंपटीशन बढ़ सकता है ना इन दैट केस। लेकिन थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट को कौन सी चीज़ें डिटरमिन करती हैं? उसमें है बैरियर्स टू एंट्री। अगर तो बैरियर्स टू एंट्री जो हैं वो ज़्यादा हैं, सपोज बैरियर्स टू एंट्री आना मुश्किल है, इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर होना मुश्किल है, तो हमें थ्रेट कम होगा। और अगर आना आसान है तो किसी भी वक्त हमारी ग्रोथ को देखते हुए कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस, कोई भी नई एंटरप्राइज जो है वो इस बिजनेस में उतर आएगी और हमारा कंपटीशन का लेवल बढ़ जाएगा। तो बैरियर्स पर डिपेंड करता है। अगर बैरियर्स ज़्यादा हैं इस इंडस्ट्री में आने के, तो इन दैट केस जो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट है वो कम होगा। अगर बैरियर्स कम हैं, रुकावटें कम हैं, तो फिर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट जो है वो हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग नए आने के चांसेस होंगे। देन वी टॉक अबाउट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इट कैन अगेन गो इन ईदर वे। अगर हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो, या हमारी इंडस्ट्री के अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल अच्छी तरह हम लोगों ने अचीव कर लिया हुआ है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है हम ऐसे स्केल पर पहुंच गए हैं, प्रोडक्शन लेवल पे पहुंच गए हैं जिससे हम लोग ज़्यादा अर्न करते हैं, जिससे हमारी पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो गई है। तो फिर जो है वो न्यू एंट्रेंट के लिए आना मुश्किल है, उस प्रोडक्शन लेवल पे पहुंचना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर इसको दूसरे तरह से देखें तो ये भी पॉसिबल है कि अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना हमारी इंडस्ट्री में आसान है तो जाहिर है नई जो एंट्रेंट है वो ज़रूर इस इंडस्ट्री के अंदर आके परफॉर्म करना चाहेंगे। तो ये चीज़ है। देन ब्रांड लॉयल्टी पे डिपेंड करता है। अगर तो ब्रांड लॉयल्टी ज़्यादा है इस इंडस्ट्री के अंदर, लोग पर्टिकुलर ब्रांड्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो ज़ाहिर है न्यू एंट्रेंट का आना मुश्किल है, क्योंकि न्यू एंट्रेंट को पता है कि मैं कैसे दूसरे कस्टमर्स को, जो ब्रांड लॉयल कस्टमर है, उनको तोड़ के अपना बनाऊंगा। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट जो है वो कम हो जाएगा। देन आगे हमारे पास कैपिटल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। वंस अगेन
ये एक बैरियर है। अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है इस इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए, न्यू एंट्रेंट के लिए, तो फिर जाहिर है वो नहीं आएगा, तो उसका थ्रेट हमारा रिड्यूस हो जाएगा। और अगर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है तो कोई भी आ सकता है, हमारा थ्रेट ये बढ़ जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्युमुलेटिव एक्सपीरियंस की, जो इस इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो फिर नई जो एंट्रेंट है उसका आना मुश्किल है, क्योंकि इट कैंट कम्पीट विद द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। वो मौजूदा प्लेयर्स के साथ मौजूदा जो बिजनेसेस हैं, मौजूदा इंडस्ट्री के अंदर जो बिजनेसेस हैं, प्लेयर्स हैं, उनको कम्पीट नहीं कर सकेगा, तो वो इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं उतरेगा, तो एंट्रेंट का जो थ्रेट है वो कम हो जाएगा। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है। अगर इफ़ देयर आर वेरी मच स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, तो इन दैट केस भी जो है वो नया एंट्रेंट के आने का चांस जो है वो कम हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अगर एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को यूज़ करते हुए, अगर वहाँ पर उन तक एक्सेस, उन तक रसाई जो है वो आसान है, तो न्यू एंट्रेंट इस चीज़ को मद्देनजर रख के आ सकता है कि कोई बात नहीं, आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिल जाएंगे और हमारी प्रोडक्ट की भी सेल शुरू हो जाएगी। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तक एक्सेस आसान है तो न्यू एंट्रेंट के आने का डर ज़्यादा है। अगर मुश्किल है, अगर तो एक्सेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स नहीं है या कम है या डिफ़िकल्ट है, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यू एंट्रेंट टू एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ठीक है, और फिर हेंस क्या होगा, द राइवलरी अमंग द कंपेटिटर्स, कंपटीशन जो है वो उसका लेवल, कंपटीशन का इंटेंसिटी कम हो जाएगी। स्विचिंग कॉस्ट वंस अगेन एक चीज़ है। अगर स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो फिर ये मुश्किल होगा नए एंट्रेंट के लिए आना, क्योंकि जो पहले एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो ऑलरेडी कुछ जगहों से अपनी प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं जहाँ से उनको अच्छा लगता है, तो वो कैसे नए एंट्रेंट की तरफ जाएंगे, जो नया आने वाला है उसकी प्रोडक्ट को कैसे ख़रीदना शुरू करेंगे। तो ये स्विचिंग कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो नए एंट्रेंट का चांस जो है वो कम हो जाएगा। तो स्विचिंग कॉस्ट हर जगह एक रोल प्ले कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलके थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट जो है वो अगर ज़्यादा होगा तो राइवलरी ज़्यादा होगी, क्योंकि नए लोग आ सकते हैं कंपटीशन में। अगर बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर ज़्यादा होगी तो यहाँ पे भी हमारा कंपटीशन का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे लिए मुश्किल होगा चीज़ों को ख़रीदना, रॉ मटेरियल को ख़रीदना। अगर थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा है, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, और देयर आर सर्टन अदर फैक्टर्स, अगर सब्स्टिट्यूट्स की अवेलेबिलिटी है तो उसका भी थ्रेट बढ़ जाएगा। दैट विल ऐड टू द राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स। ठीक है जी, मुकाबलाबाजी में। और अगर बारगेनिंग पावर ऑफ बायर्स यानी कस्टमर ज़्यादा है, then again it will contribute to the rivalry among the existing competitors. So these are the 5 forces told by the Michael Porter. I said because he's an important person for me in this particular field, so I said तो ये जो राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स हैं, ये इसके पीछे फिर जो मेजर फैक्टर्स हैं, की फैक्टर्स हैं, वो ये हैं जो कि इसकी असरअंदाज होते हैं। तो ये हमें बताती है माइकल पॉटर की जो 5 फोर्सेस मॉडल है, ये हमें समझाता है कि एक कंपनी को एक इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव करने के लिए किस तरह से या किन चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा, या इनको कंसिडर करके वो कैसे अपनी पॉलिसीज़ को बनाएगी, मुरतब करेगी, इस्टेब्लिश करेगी। तो यहाँ पे अगर आपको इस लेक्चर की अभी भी माइकल पॉटर्स की 5 फोर्सेस की समझ नहीं आई, तो माइकल पॉटर अभी भी ज़िंदा है, आप उससे जाके मिल सकते हैं और आप उससे एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी, then you can put that into the comment box. See you in the next video.